नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय, BMS सेकेंड ईयर। इस विषय में मैंने आपको पिछले अध्यायों में पारद के विषय में बताया। पारद के रूप में पारद के बारे में, उसके कई प्रकार के दोषों के बारे में आपको पिछले अध्याय में बताया। अब मैं आपको इस अध्याय में पारद के औपाधिक दोष या कंचुक दोष के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंचुक दोष या औपाधिक दोष, औपाधिक दोष और कंचुक दोष दोनों एक ही होते हैं, पर्याय है। कंचुक दोष के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पारद के कंचुक दोष कौन से होते हैं, या औपाधिक दोष भी पूछा जा सकता है। दोनों एक ही बताने हैं आपको। पारद के औपाधिक दोष या कंचुक दोष कौन से हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, कृपया सुने। भूगर्भ में पारद के संपर्क में आने से आने वाले दोषों को औपाधिक दोष कहते हैं। भूगर्भ में मतलब भूगर्भ से प्राप्त होता है, तो भूगर्भ में पारद के संपर्क में आने वाले दोषों को औपाधिक दोष कहते हैं। अर्थात धातुओं के अतिरिक्त भूगर्भ में जो दूषण है वह पारद के संपर्क में से पारद में लग जाते हैं। यही औपाधिक दोष प्रकारांतर से सप्त कंचुक भी कहे जाते हैं। दोषों के कारण पारद एक प्रकार का आवरण सा प्रतीत होता है। यह आवरण पारद के ऊपरी सतह से को आवृत किए रहता है। इस आवरण को ही औपाधिक या कंचुक दोष कहते हैं। कंचुक, कंचुक जैसा कि कंचुक यानी ऊपर आवरण, तो कंचुक दोष कहते हैं। खनिज में से निकाले गए पारद में नाग एवं वंग मिलते हैं। रसरत्न समुच्चय ने पारद में दोषों की कुल संख्या 12 मानी है। यथा नैसर्गिक दोष 3 प्रकार के हैं, विष, वन्नी और मल। नैसर्गिक दोष जो प्रकृति से होते हैं वो 3 माने हैं, विष, वन्नी और मल। यौगिक दोष 2 प्रकार के माने जाते हैं, नाग और वंग। औपाधिक दोष 7 प्रकार के हैं, परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी, ध्वांसी। औपाधिक दोष या कंचुक दोष 7 माने गए हैं, परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी एवं ध्वांसी। इस प्रकार से 7 ये औपाधिक दोष माने गए हैं। विषम वन्नीर मलम चेती दोषो नैसर्गिकास्त्र है। ये संस्कृत में श्लोक है 3 दोषों का जो नैसर्गिक दोष माने गए हैं। विषम वन्नीर मलम चेती दोषो नैसर्गिक है, स्त्र है, 3 होते हैं। यौगिको नागवंगो 2, यौगिक नागवंग 2 होते हैं। ये रसरत्न समुच्चय के श्लोक हैं दोनों ही। औपाधिका पुनश्चेती चान्य कीर्तिता सप्तकंचुका। औपाधिक दोषों को पुनः सप्तकंचुक दोष भी कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? भूमिजा, गिरजा, वारजा, द्वे द्वे नागवंगजे, परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी तथा अंधकारी तथा ध्वांसी, वेज्ञयो सप्तकंचुको। ये परपटी दोष हैं, ये कंचुक दोष हैं। परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी तथा अंधकारी तथा ध्वांसी, विज्ञेयो सप्तकंचुका। ये रसरत्न समुच्चय के श्लोक हैं। इनको सबको आपको याद करना चाहिए। पारद के औपाधिक दोषों के कारण ही 7 प्रकार के कंचुक उत्पन्न होते हैं। औपाधिक दोषों से ही 7 प्रकार के कंचुक दोष उत्पन्न होते हैं। इन 7 कंचुक अथवा औपाधिक दोषों को कारण मूल रूप में पारद के विभिन्न स्रोतों को मिला दोष होता है। इसी से भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज और वंगज इसी से कहे जाते हैं। इसी से पारद जो है इस प्रकार का कहा जाता है। पारद के दोषों की एक तालिका बनाई गई है। इस तालिका को मैं आपको मेरे जो नोट्स है इस नोट्स में डालूँगा। आप उस तालिका को देखना। जो मैंने आपको अभी बताए हैं वो सब तालिका के रूप में बने हुए हैं।
नैसर्गिक, यौगिक, औपाधिक। नैसर्गिक में 3 विषवन्य और मल, यौगिक में 2 नाग और वंग, औपाधिक में 7 भूमिज, गिरिज, वारिज, नागजो और वंगजो। इनमें भूमिज से परपटी, गिरिज से पाटनी, वारिज से भेदी, नागजो से द्रवी और मलकारी और वंगजो से अंधकवारी और ध्वंसी, ये कंचुक दोष, सप्त कंचुक दोष। तो जो औपाधिक दोष 7 हैं, उन्हीं से 7 कंचुक दोष भी निकलते हैं। एक एक से इस प्रकार से होते हैं। चार्ट बना रखा है, मैंने सारणी बना रखी है, इसको देखें। आगे आयुर्वेद प्रकाशकार ने इन 12 दोषों को स्वीकार किया है। इसके साथ ही अलग से 8 दोष महादोष कहकर निम्न रूप से गिनाए गए, जिनको महादोष कहा गया पारद के। कौन से? नाग, वंग, मल, वह्नि, चापल्य, विष, गिरी तथा ऐसे अग्नि, ये 8 दोष पारद के प्रकृति से ही, पारद में प्रकृति से ही होते हैं और इनको पारद के महादोषों के रूप में माना है। तो यदि पारद के महादोष आपसे पूछे जाएं तो पारद के महादोष में 8 हैं: नाग, वंग, मल, वह्नि, चापल्य, विष, गिरी तथा ऐसे अग्नि। ये 8 दोष पारद में प्रकृति से ही रहते हैं। इनका श्लोक है: नागो वंगो मलो वह्नि चापल्यम च विषम गिरी ऐसे अग्नि महादोषा विसर्गात पारदे स्थिता। विसर्ग से यानी प्रकृति से ही पारद में स्थित रहते हैं, प्राप्त होते हैं। ये आयुर्वेद प्रकाश का श्लोक है। अब दोषों का विवेचन करने जा रहा हूँ। दोष विवेचन में सबसे पहले विष दोष। विष दोष ये प्रकृति में पाए जाने वाले द्रव्यों में स्वभावतः गुण एवं दोष पाए जाते हैं। नाग, वंग, अंजन, एंटीमनी, संख्या, आर्सेनिक आदि द्रव्यों में विषाक्त एवं गुण प्रकृतितः पाए जाते हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि ये साक्षात प्रकृतितः विष है। ये साक्षात प्रकृति के विष हैं, इसलिए इसमें विष दोष मिलता है। संस्कार आदि से शुद्ध संस्कृत पारद होने पर तथा युक्ति युक्त प्रयोग से औषधीय गुणों में युक्त होकर अमृत सदस्य फल देने वाला हो जाते हैं। इसी प्रकार पारद भी एक विष है तथा भूगर्भ में इसकी प्राप्ति होती है। भूगर्भ में सोमल आदि विषैले द्रव्यों के संपर्क में आकर पारद भी विष दोष युक्त हो जाता है। ऐसे विष दोष युक्त पारद के सेवन से मृत्यु हो जाती है। स्वभावतः पारद में विष दोष होने की बात सभी ग्रंथकारों ने स्वीकार की एक मत से, इसलिए पारद का ये विष दोष है। विष दोष को दूर करने के बाद ही इसकी औषधियों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा मल दोष। पारद में मल दोष भी नैसर्गिक रूप से ही मिलता है, प्रकृति से ही मिलता है। इसका कारण भूगर्भ में स्थित पारदेतर, पारद के इतर धातुओं का मिश्रित होना है। इसके कारण पारद का वर्ण मलिन हो जाता है। ऐसे पारद के सेवन करने से मूर्छा, भ्रम आदि उत्पन्न होते हैं। मृत्यु नहीं होती, मृत्यु विष दोष से होती है। इससे क्या होगा? मूर्छा, भ्रम और आदि उत्पन्न होते हैं। वह्नि दोष। वह्नि दोष में है, ये पारद के 8 महादोषों से हैं। पारद का यह प्राकृतिक दोष भूगर्भ में पारद के संपर्क में आने के वाले ऐसे पाषाण एवं खनिज जो तीक्ष्ण, उष्ण और आग्नेय गुणों से युक्त होते हैं के कारण होता है। भूगर्भ में से पारद वाष्प के रूप में उड़कर शीतल होने से पूर्व ही विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर वह्नि दोष युक्त हो जाता है। ऐसे वह्नि दोष युक्त पारद से सेवन से दाह, संताप आदि विकार उत्पन्न होते हैं। जो वह्नि से, अग्नि से उत्पन्न होते हैं, संताप, दाह वो उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह्नि दोष हो गया। ऐसे ही अग्नि दोष। ऐसे ही अग्नि को सहन नहीं करना। स्वभावतः पारद 3.7 डिग्री में पर उठ जाता है, भाप वाष्पमंडल में उठ जाता है। किंतु पारद यदि इससे कम तापमान पर उड़ता हो तो उसे ऐसे अग्नि अस्वाभाविक पारद माना जाएगा। द्रव्य संयोग से ताप सहित तो घटता बढ़ता है। मान लो उसमें ऐसे द्रव्यों का संयोग है जिसका ताप घटा हुआ है तो घट जाता है, बढ़ने वाला तो बढ़ जाता है। पारद में ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि द्रव्यों के मिलने होने से यह 3.357 डिग्री से कम ताप पर ही उड़ने लगता है, अर्थात इसकी अग्नि सहत्व शक्ति घट जाती है। इसी को पारद का ऐसे ही अग्नि दोष कहा जाता है।
अग्नि को सहन करने में, अग्नि को कम सहन कर पाता है, इसी को असंज्ञाग्नि दोष कहा जाता है। चापल्य दोष, चापल्य दोष में है पारद स्वभाव से चंचल होता है। इस स्वाभाविक चंचलता को कुछ विद्वान दोष ने मानकर पारद में चपल, विस्मित, गर्भत्व को दोष मानते हैं। स्वभाव से ही चंचल होता है वो, इसलिए कुछ आचार्य इसको दोष नहीं मानते हैं। विस्मित जो पारद में मिला होता है 268 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उड़ता है। पारद में अगर चपल मिला होता है रहेगा तो वह 3.7 सेंटीग्रेड की अपेक्षा उससे कम ताप पर भी उड़ने लगेगा, उसे ही चापल्य दोष कहा जाता है। अन्यथा चंचलता पारद की का कोई दोष नहीं है, चंचलता पारद का कोई दोष नहीं है। प्राकृत चांचल्य की निवृत्ति नियमन संस्कार के स्वभाव संभव होती है, नियमन संस्कार से संभव होती है, नियमन संस्कार होता है उसका, उसे संभव होती है। तथा अग्निसहत्व या पक्षखंड अभ्रक सत्व की जारणा से संभव है। पारद का गिरि दोष, गिरि पर्वत का पर्याय है। पारद जिन पर्वतीय प्रदेशों में भूगर्भ से प्राप्त होता है तत् पर्वतों में पाए जाने वाले नाग, वंग, यशद, रौप्य, चपल, माक्षिक, पुष्पांजन, सोमल आदि का संपर्क स्वाभाविक है। अतः इस एक गिरि दोष में अनेक दोषों की संभावना होती है। जिस पर्वतीय खान से पारद प्राप्त किया जाएगा उस खान से पाया जाने वाला अन्य खनिज धातु का संयोग पारद में होगा, वह गिरि दोष कहलाएगा। अतः पारद की उत्पत्ति स्थान की जानकारी होने पर उस पारद में स्थित गिरि दोष को निर्णय किया जा सकता है। गिरि दोष युक्त पारद के सेवन से स्फोट एवं जड़ता उत्पन्न होती है। स्फोट उत्पन्न होते हैं जगह जगह और जड़ता उत्पन्न होती है। पारद का मद दोष, मद दोष में है पारद यदि किसी अन्य धातु से मिलकर मिश्रक रूप का हो तो उसे स्थिति में उसके सेवन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं। मद दोष को इस प्रकाश रस साधु रस प्रकाश सुधाकर ने एवं रसकामधेनुकार ने स्वीकारा है। इस दोष से युक्त पारद उन्मुक्ता उत्पन्न करता है, उन्मुक्ता उत्पन्न होती है, उन्मुक्त हो जाता है व्यक्ति इस दोष के कारण। दर्प दोष, दर्प दोष में है इस दोष की कल्पना रस प्रकाशकार सुधाकर ने की है। इस दोष से युक्त पारद में सेवन से शरीर में स्फोट उत्पन्न होते हैं। अगला है नाग दोष और वंग दोष, दोनों एक साथ है, नाग दोष और वंग दोष। नाग और वंग दोष पारद में भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। अधिक मूल्य प्राप्ति हेतु व्यापारियों द्वारा भी यह मिलाया जाता है। इस दोष से युक्त पारद के सेवन से जड़ता, आदिमान तथा कुष्ठ विकार उत्पन्न होते हैं। कुष्ठ विकार यानी लेप्रोसी वगैरह हो जाती है। पारद के इस दोष के अंतर्भाव तीनों दोष नैसर्गिक, यौगिक एवं औपाधिक के अंतर्गत हो जाता है। पारद जब इन सब धातुओं से युक्त होकर शुद्ध रूप का हो जाता है तब कल्याणकारी हो जाता है। ये पारद के बारे में स्वतंत्र रूप से कहा गया है। अब पारद का ग्राह्य स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसे पारद को ग्रहण करना चाहिए, उसके बारे में बताया कि कैसा पारद स्वच्छ होता है। उसके बारे में है जिस पारद का अंतःभाग नील वर्ण का, अंतःभाग यानी अंदर से नीले वर्ण का आभा वाला और बाह्य भाग उज्ज्वल यानी शुभ्र वर्ण का हो तथा मध्याह्न के सूर्य जैसा तेजस्वी और चमकदार हो, वह पारद शुद्ध माना जाता है, वह पारद शुद्ध होता है। यही पारद रस शास्त्र के रसों के लिए ग्राह्य है। रस शास्त्र के ग्रंथों में रस औषधि बनाने के लिए ग्राह्य है। इसके लिए लिखा है अंतः शुष्क नीलो, अंतः शुष्क नीलो, बहिर् उज्ज्वलो
यो मध्याह्न सूर्य प्रतिमा प्रकाश है। ये रसमंजरी का श्लोक है। अंत 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 भाग में नीलवर्ण वाले आभा वाला हो और बाह्य भाग में सूर्य की तरह उज्ज्वल आभा वाला हो, मध्याह्न के सूर्य जैसा तेजस्वी हो, उस पार्थ को चमकदार हो, उसको ही ग्रहण करना चाहिए। अग्राह्य पार्थ का स्वरूप क्या है, जिसको नहीं ग्रहण करना चाहिए? जो पार्थ धूम्र वर्ण का वाला, पांडुर वर्ण वाला अथवा जिन चित्र विचित्र रंग वाला हो, वह पार्थ अशुद्ध और अग्राह्य है। धूम्र परिपांडुरश्च चित्रो न योज्यो रस कर्म सिद्धई। इस तरह के पार्थ को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, ये रस प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।